Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चैंपियंस लीग के नए फॉर्मेट की। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ये वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है चैंपियंस लीग के बारे में। चैंपियंस लीग जो हमारा अल्टीमेट कंपटीशन होता है यूरोपियन फुटबॉल का, जिसको हम देखते हैं, वो अब बदल रहा है और उसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया है उसके नए फॉर्मेट को। तो उस फॉर्मेट की बात करते हैं और कुछ चैंपियंस लीग की बात करते हैं और अपने गुड और बैड जो इस फॉर्मेट से जो चेंजेस होंगे उनके बारे में भी बात करते हो। सबसे पहले बात करते हैं चैंपियंस लीग की। चीज चैंपियंस लीग है जो सबसे बड़ा यूएफा का जो चैंपियंस लीग टूर्नामेंट होता है, जिसमें बहुत टॉप की टीम्स खेलती हैं यूरोप से, और हमारा सबसे प्राइम टूर्नामेंट होता है किसी भी टीम के लिए। ये 91-92 से ये करंट फॉर्मेट जो भी चल रहा है ये चला हुआ आ रहा है इसका। इसी को हम अच्छा फॉर्मेट मानते हैं और इसी के हिसाब से टीम्स अपने आप को सीजन में प्रिपेयर करती हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब जो चैंपियंस लीग है उसके फॉर्मेट में थोड़े चेंजेस किए जा रहे हैं, क्योंकि जो ग्रुप स्टेज है स्पेशली उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। नाउ क्या चेंजेस करे जा रहे हैं उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसमें क्या अच्छी चीजें हैं और क्या खराब चीजें आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट की और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें गुड और बैड क्या है। तो फॉर्मेट क्या है, तो अभी वाला जो फॉर्मेट होता है चैंपियंस लीग का, उसमें 32 टीमें जाती हैं, जिसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं। हर ग्रुप में 4 टीमें होती हैं, जिसमें से टॉप 2 जो टीम्स होती हैं वो क्वालिफाई कर जाती हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, और जो बॉटम 2 टीम्स होती हैं वो क्वालिफाई नहीं करती हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब फॉर्मेट में थोड़ा चेंज हो गया है। सबसे पहले अब तो क्या है, अब इन्होंने पहले तो इन्होंने जो 32 टीमें हैं उनकी जगह 36 टीमें टोटल कर दी हैं। ठीक है, अब वो 36 टीमों को इन्होंने 9-9 के 4 पॉट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो हर टीम होती थी वो जो 3 टीमें होती थी उनके साथ 2-2 मैचेस खेलती थी, यानी टोटल 6 मैचेस होते थे उनके। ठीक है, अवे और होम वाले। अब क्या हो गया है, जो एक पॉट की टीम है वो जो दूसरे पॉट्स है उनकी टीमों से होम और अवे लेग खेलेगी। यानी अगर रियल मैड्रिड से अगर बैठी है एक पॉट 1 में, तो वो अपने पॉट से 2 टीम से खेलेगी एक एक मैच, नीचे वाले पॉट से पॉट 2 से खेलेगी 2 मैच, पॉट 3 की 2 टीम से खेलेगी 2 मैच, और पॉट 4 के 2 टीम से खेलेगी 2 मैच, यानी टोटल 8 मैच वो खेलेगी, जिसमें 4 अवे में खेलेगी, 4 होम में खेलेगी। ऐसा नहीं है अब कि वही टीम के साथ वो अवे खेलेगी, वही टीम के साथ वो होम में खेलेगी। अब वो किसी भी टीम के साथ होम में खेल सकती है, किसी भी टीम के साथ अवे में खेल सकती है, यानी टोटल 6 की जगह 8 मैच खेलेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जब मैचेस हो जाएंगे सारी टीम्स को बेसिकली ऐसे ही खेलना पड़ेगा, और उसके बाद फाइनली एक लीग टेबल बनेगी बड़ी, 36 टीमों की लीग टेबल बनेगी, जिसमें से जो टॉप 8 टीम्स हैं वो जो होंगी वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगी, जो सबसे ज्यादा मैचेस जीतेंगी बेसिकली। और उसके बाद जो नेक्स्ट 16 टीम्स होंगी उसमें दोबारा एक एक मैच होगा, दोनों दो मैच का एक छोटा सा उनके बीच में मुकाबला होगा, जिसमें से जो टॉप 8 टीम्स जो विनिंग टीम्स हैं वो जो शुरू की 8 टीम थी उनके साथ मिलके नेक्स्ट राउंड में चली जाएंगी, राउंड ऑफ 16 में वो एंटर कर जाएंगी। उस जो सेकंड पॉट में, जो सेकंड मुकाबले में जो हारेंगी, 16 टीम में से जो 8 टीमें हारेंगी वो चली जाएंगी यूरोपा लीग में। उनको भेज दिया जाएगा यूरोपा लीग में कि तुम जाओ, यहां पे मत रहो, खेलो यूरोपा लीग। तो यानी जो टॉप 16 टीम्स हैं वो रह गई चैंपियंस लीग के अगले राउंड में, जो अगली 8 टीमें जो हार गई थी सेकंड बार भी वो चली जाएंगी यूरोपा लीग में, और जो लास्ट 12 टीम्स बचेंगी वो कंपटीशन से कंप्लीटली आउट हो जाएंगी। तो ये चेंजेस बेसिकली किए गए हैं, स्पेशली जो शुरुआती फिक्चर्स है उनके लिए किए गए हैं। ना ये क्यों किए गए हैं, क्योंकि जब ग्रुपिंग होती है ना, तो ग्रुपिंग में कई बार क्या होता है कि हर ग्रुप में 2 बड़ी टीम निकल जाती हैं, 2 छोटी टीम्स निकल जाती हैं मोस्टली।
ग्रुप ऑफ डेथ बहुत कम निकलते हैं जिसमें चारों टीमें अच्छी होती हैं, लेकिन मोस्टली 2 टीम अच्छी होती हैं, 2 टीम खराब होती हैं। तो जो अच्छे मैच होते हैं ना ग्रुप स्टेजेस में, वो देखने को नहीं मिलते हैं। इससे वो क्या करना चाह रहे हैं कि इससे वो रैंकिंग के हिसाब से टीमों को पहले ही भिड़ाना चाह रहे हैं, ताकि जो अच्छी टीम्स हो वो शुरुआती दौर में ही भिड़ जाएं और शुरुआती दौर में ही अच्छे मुकाबले देखने को मिले। तो ये उनका पर्पस है, इसीलिए वो ऐसे इस तरीके से वो हर उसमें से टीम को निकाल रहे हैं, हर ग्रुप में से टीम को निकाल रहे हैं और भिड़ा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और भी होगी कि अगर कोई टीम 1 मैच हारती है या 2 मैच हारती है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि बड़ी टीम के साथ अपसेट होता है, उनके 2 मैच खराब चले जाते हैं, तो वो शुरुआत में ही बाहर हो जाती है और उससे नुकसान यूएफए को होता है, क्योंकि जो बड़ी टीम्स होती हैं उनमें बड़े प्लेयर होते हैं, और अगर वही टीम 2 गंदे मैचेस की वजह से स्टार्टिंग में बाहर हो जाती है तो उससे पैसे का नुकसान हो जाता है यूरोपा को, मतलब इनकम का लॉस उनको झेलना पड़ता है। तो इसी वजह से अभी क्या होगा कि जो बड़ी टीम्स हैं उनको ये बोला गया कि तुम प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो, 2 मैच अगर तुम हार भी गए तो तुम्हारे पास चांस रहेगा स्टिल टू मेक द राउंड ऑफ 16। तो वो पहले अगर वो मैचेस हार भी गए स्टार्टिंग में, तब भी वो टॉप 8 में आ सकते हैं। अगर वो टॉप 8 में नहीं भी आए, उसके बाद उन्हें एक और मौका दिया जाएगा जो अगली 16 टीम में से दोबारा वो टॉप 8 में अपनी जगह बना सकते हैं। तो उनको मौके बहुत दिए जाएंगे, जिससे कि ये होगा कि उनके जो अगर 1-2 मैचेस खराब गए ना किसी अच्छी टीम के, तो उन्हें चैंपियंस लीग से हटना नहीं पड़ेगा। हाँ, उन्हें 4 मैचेस आई थिंक एक्स्ट्रा खेलने पड़ेंगे, बट उनको एक मौका मिल जाएगा चैंपियंस लीग के अगले स्टेज में जाने का। तो ये तो यूएफा का मेन रीजन है इस फॉर्मेट को चेंज करने का, क्योंकि आई थिंक जो बाद के स्टेजेस हैं वो मोस्टली सिमिलर ही रहेंगे, वो मोस्टली नॉकआउट ही रहेंगे, क्योंकि पहले ही बहुत सारे मैचेस हो जाएंगे और बहुत सारे ड्रॉज अच्छे अच्छे निकल के आएंगे। नाउ किस टाइप के ड्रॉज निकल के आएंगे, क्या होगा, वो तो जब पॉट्स बनेंगे, जब इसको पहली बार किया जाएगा तभी पता लगेगा। लेकिन अभी इसको, इस नए फॉर्मेट को लेके बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और कुछ लोग इसके सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब जहां तक मैं देख सकता हूं इन जनरल, अगर हम बात करें इस नए फॉर्मेट की, तो मेरे हिसाब से कुछ इसमें पॉजिटिव्स निकल के आएंगे और कुछ इसमें नेगेटिव्स निकल के आएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज तो है, अगर यूएफा इस फॉर्मेट को लेके आ रही है तो वो इसे फॉलो अप करेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये यूएफा सुपर लीग जैसा ही है। पहले तो आप सुपर लीग के इतना बोल रहे थे उसके बारे में जब सुपर लीग आई थी, लेकिन अब आपने भी जो फॉर्मेट निकाला है वो सिमिलर ही है। लेकिन इसके पीछे भी एक आइडिया है कि उन्होंने देख लिया कि सुपर लीग में क्या हो सकता है, और अब वो भी उसी तरीके से अपने फॉर्मेट को चेंज करना चाह रहे हैं, ताकि ज़्यादा रेवेन्यू यूएफा को जनरेट हो और काफ़ी सारा, मतलब अभी से जो ज़्यादा रेवेन्यू चैंपियंस लीग वाली टीम्स को जा सके। तो इस फॉर्मेट में अपेरेंटली यूएफा कह रहा है कि जो नया फॉर्मेट है इसमें जो रेवेन्यू शेयरिंग होगी वो ज़्यादा होगी टीम्स को। तो अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब ये फॉर्मेट लागू होगा तब कितने चेंजेस होंगे, क्या हुआ, क्या केओस हो जाएगा, कैलेंडर में क्या होगा, वो सब चीज़ें देखनी अभी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से इसके गुड और बैड आपको बता दूं, क्योंकि ये फॉर्मेट मेरे हिसाब से आएगा ही, और फाइनली हम सबको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मतलब एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, ये फॉर्मेट आएगा ही आएगा। तो अब ये देखते हैं कि जब ये आएगा तो इसके गुड्स क्या हो सकते हैं, इसमें गुड चीज़ें क्या हो सकती हैं, उसके बैड थिंग्स इसमें क्या निकल के आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुड वाली चीज़ों की। सबसे अच्छी चीज़ निकल के आएगी कि हमें शुरुआती जो मैचेस होते हैं उसी में हमें बहुत कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे, बड़ी टीम्स के मुकाबले देखने को मिलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लॉन्गर टाइप का फॉर्मेट है। तो मज़ा तो आएगा जब स्टार्टिंग में ही अच्छे ड्रॉज निकलेंगे और स्टार्टिंग में आपकी फेवरेट टीम्स, 2 सुपर टीम्स भिड़ेंगी, तो आपको ही एज ए फैन अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि भाई इसमें तो मज़ा आ रहा है और आपको ही देखने में मज़ा आएगा। तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा रहेगा ये। नाउ इन टर्म्स ऑफ इनकम जनरेशन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब शुरुआत में ही भिड़ेंगे, ज़्यादा मैचेस होंगे, तो ज़्यादा स्पॉन्सरशिप डील्स मिलेंगी यूएफा को, ज़्यादा पैसा वो कमाएगा। जब वो ज़्यादा पैसा कमाएगा तो वो टीम्स को ज़्यादा पैसा बांट पाएगा, और टीम्स को भी इससे फाइनेंशियल बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, जैसे यूरोप सुपर लीग में उनको मिल रहा था। तो 2 तरीके से तो ये
बहुत अच्छा रहेगा। इन जनरल अगर हम बात करें कंपटीशन का, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा टैक्टिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और ज़्यादा तरीके का नए टाइप का फुटबॉल हमें देखने को मिलेगा, नए टाइप की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकती हैं और कुछ नया इनोवेटिव करने का देखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इतने सारे जो मैचेस होंगे तो उसमें टीम्स अपने आप को कंजर्व भी करेंगी, अपने आप को मैनेज भी करेंगी और हर मैच को अपने अपने हिसाब से खेलेंगी। तो नई चीज़ें हमें प्लेइंग स्टाइल वाइज भी देखने को मिल सकती हैं इस फॉर्मेट में। मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक मैनेजर ये देखेगा कि मेरे को इतने सारे मैचेस खेलने हैं, ये सारी टीमों के साथ खेलने हैं, तो वो नए नए सेटअप्स ट्राई करेगा, हर मैच में अग्रेसिव टैक्टिक नहीं रखेगा, थोड़े ट्विक्स करेगा और हर मैच को मैनेज करने की कोशिश करेगा। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो कैसे मैनेज करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं इसको। तो ये चीज़ें हमें गुड वाली देखने को मिल सकती हैं इस टूर्नामेंट से। तो नेगेटिव्स में सबसे पहली बात आती है प्लेयर फटीग की। प्लेयर ऑलरेडी थके हुए होते हैं, शेड्यूल बहुत पैक्ड होता है उनका, और अब क्या होगा, एडिशनल गेम्स की वजह से शेड्यूल उनका और पैक्ड हो जाएगा, जिससे उनको फिजिकल और मेंटल फटीग देखने को मिलेगा। ऑलरेडी टीम्स सफ़र कर रही हैं इतनी सारी इंजरी से, प्लेयर प्रॉब्लम से, प्लेयर के मेंटल इश्यूज से, तो ये चीज़ अब ज़्यादा एग्रीवेट हो सकती है आफ्टर दिस एडिशनल टूर्नामेंट। तो एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि प्लेयर्स को कैसे मैनेज करेंगे, उनके मेंटल और फिजिकल लेवल को कैसे टीम्स मैनेज करेंगी। तो टीम्स के लिए ये और बहुत बड़ी, क्लब्स के लिए बेसिकली बहुत बड़ी हेडेक हो जाएगी। उसके अलावा और क्या इशू हो सकते हैं कि जो इंजरीज हैं, जो करंट सिनारियो है उससे हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं और लंबी इंजरीज देखने को मिल सकती हैं, जिससे प्लेयर के जो ओवरऑल करियर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑलरेडी प्लेयर्स अभी इंटरनेशनल ड्यूटी खेलते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उसके अलावा अभी ये एडिशनल मैचेस खेलेंगे तो उससे उनको और ज़्यादा सफ़र करने को हो सकता है। मतलब उनको और ज़्यादा, क्योंकि बॉडी जो होती है वो ज़्यादा सफ़र कर सकती है। तो इन जनरल टर्म्स में मेंटल और फिजिकल जो इश्यूज होते हैं वो जरूर देखने को मिलेंगे। क्लब लेवल पे भी जो शेड्यूलिंग होती है इन गेम्स की और ट्रैवलिंग होती है उसको भी मैनेज करने में क्लब्स को इशू हो सकता है, जब उनको बीच में ही वीक के बहुत सारे गेम्स को शेड्यूल करना पड़ सकता है। तो क्लब्स के लिए भी एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा कि कैसे वो ये सब मैनेज करें और कैसे वो अपने प्लेयर्स को सेफली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पहुंचाएं। ऑलरेडी इतना हेक्टिक होता है, लेकिन इससे ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कोच के लिए, प्लेयर्स के लिए और टीम्स के लिए, मतलब क्लब्स के लिए ये इक्वल हेडेक बन के आ सकता है, ये जो एडिशनल मैचेस का शेड्यूल है। तो प्लेयर फटीग, मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्लेयर्स के लिए क्रिएट कर सकता है और ऑलरेडी जो इंजरी लिस्ट है उसे बढ़ा सकता है। अगर प्लेयर्स इस फॉर्मेट की वजह से ज़्यादा प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने स्क्वाड में, तो स्क्वाड मैनेजमेंट में भी वो मैनेजर के लिए और जो क्लब होता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इतने सारे एडिशनल प्लेयर्स को फिर मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे मैनेजर्स कोशिश ये करते हैं कि उनके पास एडिशनल प्लेयर्स ना हो, लेकिन क्योंकि इतने सारे मैचेस खेलने हैं, इंजरीज हो सकती है, तो मे बी उनको कुछ एडिशनल प्लेयर्स रखने पड़े, जिसकी वजह से उन्हें बहुत इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा और नेगेटिव्स क्या निकल के आ सकते हैं, छोटे क्लब जो हैं, जो स्पेशली इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि यूएफा ज़्यादा पैसे आप पार्टिसिपेटिंग क्लब्स को देंगी, तो जो मॉनेटरी गैप है, फाइनेंशियल गैप है उनके और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग क्लब्स हैं, जो स्पेशली जो छोटे क्लब्स हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से बड़े क्लब्स ज़्यादा पैसा खर्च करके ज़्यादा प्लेयर्स ला पाएंगे और अपने आप को बड़े टूर्नामेंट्स में और लीग्स में रख पाएंगे, और जो छोटे क्लब्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, स्पेशली लीग में आने में और इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने में। क्योंकि बहुत सारे छोटे क्लब्स अभी मतलब चैंपियंस लीग का ख्वाब देख के चलते हैं, लेकिन वो ख्वाब उनका टूट सकता है अगर उन्हें इतना बड़ा फाइनेंशियल गैप बना दिया गया या दे दिया गया। तो इतने बड़े फाइनेंशियल गैप से बहुत इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली छोटे क्लब्स के लिए, और उनको कभी मौका नहीं मिल सकता इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो उनके लिए भी एक सरदर्द ये टूर्नामेंट लेके आ सकता है, और वो स्पेशली इसको बहुत कड़ी नज़र से देखेंगे। तो इतने सारे जो बैड हैं वो भी हैं गुड के साथ। और एक चीज़ तो लेकिन तय है कि जब ये आएगा तब पता लगेगा
कि हमें क्या देखने को मिलता है। मे बी 1 साल जब ये होगा, जब ग्रुप्स बनेंगे, तो उसके बाद टीम्स उसके हिसाब से अपने आप को रीशेड्यूल करें, कैसे मैनेज करेंगी, क्या होगा, कितना केओस होगा, वो सब तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि टीम्स को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए, और एटलीस्ट 1 या 2 सीजन्स के लिए तो इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद या तो यूएफए इसके फॉर्मेट में फिर चेंज कर सकती है अगर टीम्स को ज़्यादा परेशानी होगी, या फिर जो टीम्स हैं वो 2 सीजन्स के बाद आई थिंक इसको मैनेज ज़्यादा अच्छी से कर पाएंगी। तो दोनों में से कोई भी चीज़ होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो अभी जल्दी ही होगा। और ये थोड़ा था मेरा जो ओपिनियन था ऑन गुड एंड बैड। मैंने न्यूट्रल ओपिनियन रखा है, अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया इसमें, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में ओपिनियंस आ ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो वैसे दोनों ही चीज़ें हैं इसमें, और वो चीज़ें दोनों ही निकल के आएंगी। जब ये एक्चुअली प्रैक्टिकली में होगा तभी पता लगेगा। अभी तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम सिर्फ बात कर सकते हैं, हम समझ नहीं सकते हैं। समझना तो उसी टाइम पे ही मतलब देखा जाएगा कि क्या होने वाला है। तो आप अपना ओपिनियन बताना, अगर आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है इसका इंट्रोडक्शन, इसका चेंज, और हमें कल को बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो में तो इतना ही होगा। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमें फॉलो करो, और हमारा दूसरा वीडियो भी आएगा उसको भी देख लेना। वो मैनचेस्टर डार्बी और मैचेस के बारे में है, और ये वाला चैंपियंस लीग के बारे में है। तो ये बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, दोनों को देखना, दोनों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, फॉलो भी कर देना, और सोशल मीडिया में अभी फॉलो कर लेना। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो कर देना कमेंट और बताना, आपके ओपिनियन भी देखेंगे, और अपना सोशल मीडिया में तो है ही। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, होपफुली इन आवर स्टूडियो। तो अब मैं चलता हूँ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड, बाय।